चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th लेक्चर नंबर 3 है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में स्टडी किया था कि फिजिक्स के कितने ब्रांचेज है और कितना 11th क्लास में हमें पढ़ना है फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में। ये सब सारे हम जिक्र किए हुए थे। आज जो है वीडियो लेक्चर 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि फिजिक्स में हमको 11th और 12th में मिलकर क्या पढ़ना है, या फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स के ब्रांचेस क्या होते हैं, ये सब सारे हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो अगर पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं 11th क्लास का तो प्लेलिस्ट खोले और जाकर देखें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है, देखिएगा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। यही आज मेरा टॉपिक रहेगा। क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 मीन्स ऑफ दैट टुडे आई विल डिस्कस यू द टॉपिक which is called scope and excitement of physics. And in this topics, first of all we have to need the two topics, that means we can say that those topics means macroscopic object, macroscopic domain, second माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि सबसे पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप क्या है फिजिक्स का? स्कोप कहने का मतलब उसका दायरा, यानी अभी समझाएंगे कि स्कोप क्या है। भी सबसे पहले हमको समझना ये जरूरी है। स्कोप मतलब ये समझिए कि कितना दायरा, मतलब कितना स्कोप है। स्कोप कहने का मतलब कितना बड़ा स्कोप है फिजिक्स का, छोटा से लेकर छोटा से और बड़ा से बड़ा के बारे में, वस्तुओं के बारे में हम लोग जब पढ़ लेते हैं तो वो ब्रांच फिजिक्स है ना। और बहुत डीपली तरीका से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। देखिएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग लेबोरेटरी में हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स मीन्स ऑफ दैट ये कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ टू द मून, अर्थ टू द अनदर प्लैनेट, और फिर अनदर प्लैनेट टू द अनदर प्लैनेट, ये सभी के बारे में, यानी कि हेवनली बॉडीज के परिघटनाएं यानी फिनोमेना के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो ब्रांचेस तो क्या कहलाता है। हम लोग पिछले ही वीडियो लेक्चर में बोले थे कि क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, यानी यह जो है इंक्लूड किसको किसको करता है, वैसे फेनोमेना जो हेवनली बॉडीज से रिलेटेड है। हेवनली बॉडीज के बारे में हम जानते हैं। लेबोरेटरी में जाइए तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के बारे में पढ़िएगा कि इससे अब कैसे जो है हम अर्थ से सन की दूरी को मापते हैं, या फिर अर्थ से मरकरी की कितना दूरी है। ये सब एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के अंतर्गत आएंगे, यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी दूरियां, बहुत हेवनली बॉडीज की मासेस, उसकी एनर्जी, ये सब सारे चीजें के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंतर्गत हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत आता है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कहेंगे कि इट इंक्लूड्स द फेनोमेना ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मीन्स ऑफ दैट हेवनली बॉडीज सच एज स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये सभी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, है ना। अब नाउ हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, क्या इंक्लूड करता है, या स्मॉल यानी छोटे छोटे चीजों के बारे में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील्स करता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मींस मॉलिक्यूलर, एटॉमिक
एंड न्यूक्लियर फेनोमेना के बारे में इंक्लूड्स करता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ये इंक्लूड करता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और मैक्रोस्कोपिक डोमेन हमें ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन। देखिए लिखते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन includes phenomena at the laboratory terrestrial and astronomical scale। चलिए हम क्या लिख दिए कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी, यानी कि वैसे फेनोमेना, वैसे घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो लेबोरेटरी में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स होते हैं। यानी एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल यहां कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मरकरी हो गया, ये सब मरकरी और वेनस, ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक रिजिड से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मीन्स ऑफ दैट गैलेक्सीज, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड ईटीसी, इन सभी के बारे में, इन सभी की घटनाओं के बारे में जब हम जिस ये पढ़ते हैं तो ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। यानी मैक्रोस्कोपिक डोमेन किसको इंक्लूड करता है, आपको बोलना होगा कि सच हम ऐसे भी एक लाइन में याद रखिएगा कि ये जो है हेवेनली बॉडीज के बारे में, हेवेनली बॉडीज की फेनोमेनाओं के बारे में डील्स करता है। मीन्स ऑफ दैट इट इज it includes the astronomical scales। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मतलब एस्ट्रोनॉमी समझिए, एस्ट्रोनॉमी क्या है, it is the branch of science in which we study about the heavenly bodies such as star, planet, Venus, ये सभी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। और इसको जो स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो ये सभी हम वीडियो लेक्चर में बताए हैं, क्लास 8 की वीडियो लेक्चर्स में। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है वो बड़े बड़े हेवेनली बॉडीज के बारे, जो परिघटनाएं होते हैं उन सभी चीजों के बारे में इंक्लूड्स करता है। जब हम बड़े बड़े चीजों के मास कहने का मतलब उसका मास कैन बी डिफाइंड एनी डिफाइंड एज द मैटर कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट। कितना मैटर को कंटेन करके रखा है उसको मास कहते हैं। और हम लोग का एसआई यूनिट मास का क्या होता है, केजी, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो मतलब बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट्स के मास के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके लेंथ के बारे में, सन से स्टार की दूरी, ये सब जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स हुए, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा स्केल्स जो क्या करता है, बड़े बड़े हेवेनली बॉडीज के सारे की दूरी, डिस्टेंस, लेंथ, साइज, मास के बारे में जब हम डील्स करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत आता है। यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी at the terrestrial and astronomical scales। यानी means of that we can study in the macroscopic domains heavenly bodies such as star, planets, galaxies, है ना। अब चलिए माइक्रोस्कोपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन आपको फिजिक्स में ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हम बता रहे हैं ये फिजिक्स के अंतर्गत, अगर आप केमिस्ट्री में जाइएगा तो ये बताता है कि आपको टेरेस्ट्रियल का मतलब यहां पर चेंज हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ दैट स्टडी करना है आपको टेरेस्ट्रियल हिसाब से लेबोरेटरी में किया जाता है।
तो यहां पर टेरेस्ट्रियल का मतलब समझना है कि वीनस मरकरी ये सब जो क्या हार्ड यानी रिजिड बॉडी से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको यहां पर टेरेस्ट्रियल, हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये इंक्लूड कौन करता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन करता है ना। तो हम लोग अब बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक डोमेन को, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है क्या इंक्लूड करता है? हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन includes atom, molecular and nuclear phenomena. Microscopic domains includes atom, molecular and nuclear phenomena such as constituent particle, electron, proton and neutron। समझे? तो हम लोग ये समझे कि अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत यानी यह इंक्लूड करता है वे ऐसे परिघटनाओं, वैसे फेनोमेना के बारे में, वैसे चीज की फेनोमेना के बारे में अध्ययन करता है जो मोलेकुलर साइज के हो, जो मोलेकुलर एटॉमिक और न्यूक्लियर फेनोमेना के साइज को हो, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसे भी ये मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो एंड माइक्रो नहीं। तो चलिए, तो देखिए हम लोग ये बोले कि माइक्रोस्कोपिक में क्या जानेंगे और मैक्रोस्कोपिक में क्या जानेंगे। ये चीजें हमको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि स्कोप ऑफ फिजिक्स समझने के लिए। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स देखिए समझते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसका प्रसार बहुत बड़ा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत जो है हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से लेकर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेकर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की सारी फेनोमेनाओं के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सारी उसकी फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आप फिजिक्स के अंतर्गत ये पढ़िएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेंज क्या है बाबू? 10⁻⁻13 kg है ना। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास रेंज क्या है? 10⁻55 kg। तो ये छोटा से लेकर बहुत बड़ा के रेंज के दायरे में हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है? बहुत बड़ा यानी फास्ट है, यानी ब्रॉड है। मीन्स ऑफ दैट वी कैन से दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड और वास्ट एंड इट इंक्लूड्स देखिए हम ये कह रहे हैं कि वेरी वास्ट एंड ब्रॉड, इसका बहुत दायरा बड़ा होता है। एंड बोल सकते हैं इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सच एज it includes the phenomena such as macroscopic domain to microscopic domains. So we can say that a scope of physics is a very broad and vast and a wide range. Means of that हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट्स के मास के बारे में जाने और बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट के मास के बारे में हम इसमें जाने। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा है।
क्योंकि छोटा चीज के बारे में भी डील कर दे रहा है और बड़ा चीज के बारे में भी डील कर रहा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि स्कोप, फिजिक्स का स्कोप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए ना, फिजिक्स का स्कोप ही नहीं बल्कि एक्साइटमेंट भी है। यानी कोई भी फिजिकल नेचुरल फेनोमेना, पहले ही वीडियो लेक्चर से आपको बताए हैं कि फिजिक्स डील्स द नेचर एंड इट्स फेनोमेना, यानी नेचुरल फेनोमेना के बारे में बहुत ही सेट ऑफ रूल एकदम अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करता है फिजिक्स के अंदर का। इसीलिए तो हम लोग के साथ क्या एक्साइटिंग बने हुए हैं फिजिक्स में पढ़ने के लिए। बहुत सारे नए नए नेचुरल फेनोमेना के बारे में रूल्स आते हैं, रूल्स जाते हैं। मतलब कि साइंटिस्ट उसको रिसर्च किए तब तक सही था, अगर कोई अगला आया तो रिसर्च क्या हुआ, खत्म हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग है क्या, फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। आज से नहीं बल्कि युगों युगांतर से कहा जाए तो फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स का ये पढ़ने का दायरा, लोग को ये सोचावट होती थी कि आखिर तारे क्यों चमकते हैं, क्यों रात को टिमटिमाते हैं, आखिर हमारा पृथ्वी जो है सूर्य की ओर परिक्रमा क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, या फिर हमारे पृथ्वी की चारों ओर मून जो है रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, क्यों करता है। ये सब सारे चीज पहले से ही ग्रेट इंटरेस्ट था सारे साइंटिस्ट को जानने के लिए, लोगों को भी जानने के लिए कि आखिर ये होता कैसे है। और ये डील कौन करता है, फिजिक्स करता है। अब इसीलिए इसका एक्साइटिंग ज्यादा है स्टडी करने का। तो मीन्स ऑफ दैट आज का टॉपिक था स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग समझे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। अब जरा सा लिख लेते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, है ना। चलिए देखिए आप कोई भी वीडियो, हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि लिखना हार्ड है, लिखना इजी हो जाएगा आपको। कम से कम मेरी वीडियो लेक्चर कम से कम 5-6 देखिएगा, आपको लिखने खुद से आ जाएगा। आप समझे हम क्या बताएं और उसको लिखना कैसे है आप खुद सीख जाइएगा, है ना। तो ये नहीं कि आप समझ गए, फिजिक्स में समझ तो गए ठीक है, लिखने भी आना चाहिए, क्वेश्चन भी समझने, आपको क्वेश्चन भी समझने आना चाहिए। अभी बोर्ड की एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस, मतलब बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़कर जाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट 1 to 10 हिंदी मीडियम पर डायरेक्ट इंग्लिश ले लिए। अब उनको यही पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है या फिर लिखना कैसे है, तो भारी झंझट हो जाएगा। अब उसके लिए उनको ग्रामेटिकली मजबूत होना होगा, लिखना कैसे ये सीखना जरूरी होगा। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे को तो ये थोड़ा कम दिक्कतें होती है लिखने में, क्योंकि वो तो लिखते ही आ रहे हैं। तो ये जो हिंदी मीडियम से वाले जो बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए हम हिंदी मीडियम में भी एक पीडीएफ तौर पर आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर समझा तो रहे हैं, हिंदी में समझा ही रहे हैं, लिख सिर्फ इंग्लिश में रहे, समझा हिंदी में रहे हैं, और सारा चीज हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको हिंदी का सारा वीडियो लेक्चर मिल जाए, वीडियो लेक्चर नहीं सॉरी, अब पीडीएफ मिल जाएगा। और इंग्लिश का तो खैर मैं लिख ही देता हूं। चलिए तो हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स को लिखते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स is very broad or vast. It covers wide range of physical quantities. Scope of physics is a very broad or vast. It covers a wide range of physical quantities. Such as length, mass, time, energy, etc. Means of scope of physics is a very broad or vast. It covers a wide range of physical quantities such as length, mass, times,
एनर्जी ईटीसी, इट अब देखिए यहां पर हम लोग ये अब इतना लिखे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स समझ लेते हैं पहले ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड और वास्ट, यानी फिजिक्स का जो स्कोप है बहुत ही बड़ा होता है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यह बहुत ही चौड़ा बोले तो वाइड रेंज कवर करता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, एनर्जी हो, ये सब सारे का वाइड रेंज कवर करता है। कहने का मतलब छोटा वस्तु लेकर बड़ा से बड़ा वस्तु के बारे में डील्स करता है। हम लिख सकते हैं इट डील्स द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड सच एज galaxies and universe as well as microscopic world such as ETC। अब कह रहे हैं कि it deals the macroscopic world such as galaxies and universe as well as microscopic world such as atom, molecular and nuclear phenomena that means constituent particle, electron, proton, neutron, है ना। since it explain macroscopic object to the microscopic object, so we can say that a scope of physics is very broad or vast। चलिए तो हम लोग ये लिख लिए कि स्कोप ऑफ फिजिक्स जो समझाए वही तो लिख दिए हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड और वास्ट। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज length, mass, time, energy, etc. It deals the macroscopic world such as galaxies and universe as well as microscopic world such as atom, molecular and nuclear phenomena. That means nuclear phenomena, that means we can say that constituent particles, electron, proton and neutron, since it explains the macroscopic object to the macroscopic object, so we can say that scope of physics is very broad or vast। as an example, अब ऊपर से लिख देते हैं, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। as a example we can say that the mass of the range of physical quantity
ये बोल सकते हैं एज एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी mass is very wide range. It goes from 10 to the power minus 13 kg. कॉस्ट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, mass of electron to the mass of observable universe 10 to the power 55 kg. ये हुआ छोटू। तो हम लोग ये देखे कि एज एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि दैट द रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन ले लिए, मास फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, और उसका ऑब्जर्वेबल हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक चीज को, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मींस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन का मास होता है, रेंज उसका होता है 10 to the power minus 13 kg to the macroscopic object such as observable universe has a mass 10 to range of mass 10 to the power 55 kg. So we can say that scope of physics is very vast, very wide range. क्योंकि फिजिक्स का आप देखिए, अब देख सकते हैं कि छोटे से छोटे चीज से लेकर बड़ा से बड़ा, अब ये नहीं कि सिर्फ मास का ही, लेंथ की भी बात करें तो आप साइज की भी बात करें, एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक रेडियाई से लेकर अब यूनिवर्स यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट ले लीजिए, स्टार ले लीजिए, सॉरी प्लैनेट या स्टार, प्लैनेट या स्टार भी ले सकते हैं, तो स्टार में सन को ले लीजिए, और प्लैनेट में बहुत है, प्लैनेट को अर्थ बोल सकते हैं, वेनस, मरकरी, कोई भी ले लीजिए, सबका एटॉमिक रेडियाई बड़ा से बड़ा, और छोटा तो आप एटॉमिक रेडियाई, एटम का रेडियाई पढ़े ही होंगे। तो ये सब छोटे से छोटे चीज के बारे में, बड़े से बड़े चीज के बारे में बताता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि फिजिक्स का जो स्कोप है बहुत ज्यादा है ना। तो हमें लगा हमारी समझाई हुई बात समझ में आया होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो ये मैं क्लीन कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले या ना ले, यह तो आप लोग की मर्जी है, और लिखना तो बड़ी बात नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं आप लोगों को कि ये चैप्टर है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, आप समझ गए वही काफी है, इसको लिखने की कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं लिखने के लिए आपको आने वाला नहीं है, बस ये समझना है कि फिजिक्स क्या है ना। अब ये बताइए, अब किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में, तब हमें उस ब्रांच को पढ़ने में मजा बहुत आता है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जैसे मान लीजिए आप लोग को अगर ये पता है ही नहीं 2x + 4, ऐसे हम कर दिए 2x + 4 = -6 लिख दिए। अब आपको जनरल रूल पता ही नहीं है, हम कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब कैसे कीजिएगा? अरे आप जानिएगा तब तो कि 2x = इधर प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 2x = माइनस क्या होता है, जुड़ता है, साइन किससे क्या रहता है, माइनस का रहता है, 2 5 = 10। यानी आप रूल जाने तब ना ये आसान लगा। आज जिसको पता ही नहीं है कि इधर प्लस उधर माइनस में चला गया, आखिर माइनस क्यों रहा है, जुट क्यों गया, ये सब सारी चीजें आपको पता रहेगा तब तो आपको समझ में आता है मैथमेटिक्स, तब तो मजा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने में। तो उसी तरीका से फिजिक्स हार्ड नहीं है, बस आप इसके प्रति जो आसपास की चीजें जो हैं उनको आप ऑब्जर्व कर कर पढ़ें, मतलब ये अपने दिनचर्या से रिलेट कर जब आप फिजिक्स के पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा। अभी स्कोप के बारे में हम समझाए, तो आप छोटी सी बात क्या रख सकते हैं यार, कि स्कोप इसका बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर यह
अर्थ के मास तक के बारे में डील करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, यानी स्कोप का वाइड रेंज है, सॉरी स्कोप का वाइड रेंज है ना। तो ये सब चीजें जो है समझने लायक चीज है, तो आप समझिएगा नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आगे के चैप्टर में क्या होने वाला है। चलिए, तो फिजिक्स का एक्साइटमेंट भी बहुत है पढ़ने का, आप लोग तो जानते हैं, और उसके बारे में हम लोग लिखते हैं इमेंस एक्साइटमेंट इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेंस एक्साइटमेंट is involved in the study of physics. Immense excitement involved in the study of physics because it explain the every occurring natural phenomena in a set of rule, so we understand the phenomena of so we understand the phenomena in easy way. Means of that immense excitement is involved in the study of physics because it explains the every occurring natural phenomena in a set of rules, so we understand the phenomena in easy way. मीन्स ऑफ दैट नेक्स्ट ये कह सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग समझे कि इन इजी वे में, जैसे जितने भी एक्साइटमेंट इसलिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह अगले चैप्टर में मैंने क्लास 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब सारे जो फिनोमेना पढ़े हैं क्लास 10th में, बहुत एक्साइटिंग लगता होगा। अगर आपको ये जैसे वायर है, जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आप उसके अंतर्गत चुंबक लाइएगा तो क्या करता है, अट्रैक्ट और रिपेल करता है। तो हम लोग वहां से एक्साइटिंग हमको ये मिला कि जब इलेक्ट्रिक करंट यानी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहां से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नहीं तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो भी हमारे लिए क्या था, एक्साइटिंग था कि मतलब कैसे ये होता है। या फिर ऐसे भी आप लोग क्लास 8, 9, 10th में आप लोग ऐसे बाल में रगड़ कर पेज को करते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है, वो भी एक्साइटिंग का एक चीज है फिजिक्स में कि आखिर ये अट्रैक्ट कैसे करता है। या फिर हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में, ये वीडियो लेक्चर हमारा 12th का वीडियो लेक्चर हम बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा जाकर एक क्रम देख लीजिएगा कि हम बताए थे कि सेम चार्ज जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं। तो हम लोग वहां पर बताए थे कि ग्लास रोड को जब रगड़ते हैं सिल्क से तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो दोनों चार्ज हो जाते हैं, आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो भी ये क्या है, फिनोमेना है, और उसमें हम लोग एक्साइटिंग है। तो एक एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे चीजें आप लोग समझ सकते हैं कि फिजिक्स का एक्साइटमेंट बहुत है पढ़ने का, बहुत। तो इसीलिए आज का मेरा टॉपिक था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आई होप
हमें ये आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके बोलिए कि हमें इस टॉपिक्स में यहाँ पर दिक्कत हुई है ना, तो उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। या फिर हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए मैं बोला कि आप मेरे एक चैनल है टेलीग्राम का चैनल, उस पर ऐड हो जाइए और उस पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हिंदी का नोट्स मिलेगा, हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन पीडीएफ, मेरे द्वारा लिखा गया हैंड रिटेन पीडीएफ हिंदी में आपको मिलेगा। और वो काफ़ी आप जब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं, बस यही चीज़ को काल में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने से आपको क्या टेंशन है। तो सबसे पहले जिनको आपको टेलीग्राम चैनल को पता नहीं होगा तो हमारे यूट्यूब में आप कमेंट कीजिएगा, नंबर्स उसमें हम आपको भेजेंगे लिंक, तब आप जाके क्या कीजिएगा, उससे आपको पीडीएफ मिलेगा। और क्लासेस जो है 11th का अभी तो स्टार्ट किए हुए हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चलकर बहुत सारे चीज़ के, जैसे हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले समझा लेंगे सेट ऑफ जितने भी फिजिक्स का मतलब जिस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे उसको सब समझ लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये ताकि आपको हर एक चीज़ कंप्लीट होगा तो ही न्यूमेरिकल्स आपसे क्लियर हो पाएगा। यानी कि फिजिक्स में आपको समझने की बात है, आप समझिएगा। तो हम लोग लिखे कि इमेंस एक्साइटमेंट ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स बिकॉज इट एक्सप्लेन द एवरी अकरिंग नेचुरल फेनोमेना इन सेट ऑफ रूल, सो वी अंडरस्टैंड द फेनोमेना इन इजी वे। एज एग्जाम्पल, when we rubbed the glass rod through silk, then it attract to each other and its phenomena is very exciting as so on। बहुत सारे फेनोमेना है जिससे आप एक्साइटिंग महसूस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों का ये लेक्चर स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशंस है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का आ जाने से फिजिक्स का क्या फ़ायदा हुआ, क्या अच्छा हुआ फिजिक्स को आ जाने से मैथमेटिक्स को आ जाने से फिजिक्स को। यानी हमें यहाँ पर आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स मैथ क्रिएट्स किया है सिर्फ अपने यूज के लिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।